ये है क्लास 11 की सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का पार्ट फर्स्ट। 3 पार्ट में पूरा चैप्टर देखेंगे। तो ये है सोशियोलॉजी है क्या। वर्ड सोशियोलॉजी 2 वर्ड से बना है, सोशियस और लॉजी। सोशियस है लेटिन वर्ड जिसका मतलब है कंपेनियन, और ओलॉजी है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब स्टडी ऑफ। मतलब सोशियोलॉजी लोगों की कंपेनियनशिप की स्टडी है। सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक एंड कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सोसाइटी। लोगों की स्टडी है, ग्रुप की स्टडी है, सोसाइटी की स्टडी है। साइंटिफिक वे में अगर हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो वो सोशियोलॉजी है। अगस्ट कॉम्टे को कहा गया फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने जो ही कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी इन 1838। अगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सेंट्रल कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। देखो सोसाइटी में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अकेले अकेले काम नहीं कर सकती सोसाइटी का, हर एक चीज़ अलग अकेले अकेले काम नहीं कर सकती। जैसे इंसान है, एक सोशल एनिमल है, तो वो अकेले नहीं रह सकता, इसलिए सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है। इट shows how the economic, political, familial, cultural and educational institutions are interconnected. डेफिनेटली हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो पैरामीटर है वो इंटरकनेक्टेड है। सोसाइटी में हमें हर ढंग से रहना है ना, इकोनॉमिक्स भी देखना है, पॉलिटिकल भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशन, सभी चीज़ मिलके हमें बना रही हैं। मतलब सोसाइटी की पहचान इन सब चीज़ों को मिलके आ रही है, एक अकेली चीज़ों से आइडेंटिफाई नहीं करी सोसाइटी को। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन सोशल लाइफ की स्टडी है, ग्रुप्स की स्टडी है, सोसाइटीज़ की स्टडी है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो टर्म है वो दिया था सी राइट मिल ने, इनकी बुक का नाम था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। उन्होंने कहा कि देखो हमारी पर्सनल लेवल पर दिक्कतें हैं और पब्लिक लेवल पर, बड़े लेवल पर भी दिक्कतें हैं, और वो इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उनका रिलेशन है। अगर हमें पर्सनल लेवल पर दिक्कत है तो सोसाइटी में बड़े लेवल पर भी दिक्कत दिखती है। अगर सोसाइटी में कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पर्सनल लेवल पर भी फेस करेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू सी द कनेक्शन बिटवीन द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द लार्जर सोशल फोर्स। मतलब एक तो छोटे लेवल पर बात होगी, एक बड़े लेवल पर बात होगी। तो सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है वो कह रही है कि दोनों जो चीज़ें वो अलग अलग नहीं हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल दिक्कत और सोसाइटी की दिक्कत, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू सी द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब हमें प्राइवेट लेवल पर जो ट्रबल हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, और लार्ज सोशल स्ट्रक्चर में जो पब्लिक इशू क्रिएट हो रहे हैं, उनके बीच का जो कनेक्शन है उसे वो दिखता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स लाइफ आर सेप्ड बाई ब्रॉडर सोशल फोर्स, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। जो भी हमारी सोसाइटी है उसकी जो हिस्ट्री रही है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसने मिल के हमारे बिहेवियर या हमें एक शेप दिया है। मतलब हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से हमारा बिहेवियर होगा, ये सब चीज़ सोसाइटी ने हमें मिल के सिखाई है। हम जिस तरह की सोसाइटी में रहेंगे उस तरह का ही हमारा व्यवहार होगा। It helps us understand how individual life are shaped by society and how personal problem may be actually रिफ्लेक्ट पब्लिक इशू। मतलब जो पर्सनल लेवल पर दिक्कतें हैं वो पब्लिक इशू या बड़े लेवल की दिक्कत को सोल्व कर रही हैं। जैसे कि ऑटोमेशन आ गया तो हमारी जॉब चली गई, तो बड़े लेवल पर जॉब जा रही हैं, सिर्फ हमारी नहीं गई, बहुत सारे लोगों की गई हैं। नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नोर द हिस्ट्री ऑफ ए सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। हमें देखो, एक अपने लेवल पर चीज़ों को समझना है और बड़े लेवल पर भी चीज़ों को समझना है। अकेले अकेले नहीं समझ सकते क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हमें पर्सनल लेवल पर दिक्कत हो रही है तो इसका डेफिनेटली वो पूरी सोसाइटी में वो दिक्कत फेस कर रही है, और जब पूरी सोसाइटी जो दिक्कत फेस कर रही है वो हमें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डालेगी। तो ये दोनों लिंक्ड हैं। तो प्राइवेट ट्रबल क्या है? ए पर्सनल प्रॉब्लम इज ए डिफिकल्टी और चैलेंज एक्सपीरियंस्ड बाई एन इंडिविजुअल। इट इज़ सीन एज द इंडिविजुअल फेल्योर और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वही है कि जो पर्सनल लेवल पर हमें दिक्कत फेस कर रहे हैं वही है। पब्लिक इशू है सोशल इशू। इसे सोशल इशू मतलब बड़े लेवल पे है, इसे कोई एक इंसान इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। पब्लिक इशू अफेक्ट करते हैं बड़े ग्रुप को, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एंड अराइज फ्रॉम द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में बड़े लेवल पर कोई दिक्कत हो गई तो बड़ा ग्रुप उससे अफेक्टेड होता है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ऑटोमेशन की वजह से। मतलब फैक्ट्री में ऑटोमेटेड चीज़ें आने लगी, मशीनें आने लगी, तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए।
तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया, ये मेरी दिक्कत है। बट ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, तो ये बड़े ग्रुप की दिक्कत है। और ये दोनों की वजह एक ही है, ऑटोमेशन। तो मतलब ये लिंक्ड है। प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटी। देखो सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं जिनका कस्टम अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। और इनइक्वालिटी एक लेवल के लोगों में भी है, जैसे एक कस्टम वाले जो फॉलो करते हैं, एक लैंग्वेज जो बोलते हैं, उन लोगों में भी इनइक्वालिटी है। प्लूरलिटी एम्फेसाइज करता है डाइवर्सिटी को, वाहिल इनइक्वालिटी फोकस करता है ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब सोसाइटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन है, मतलब एक हायरार्की है, उनके पास रिसोर्सेज के बेस पर डिवाइड किया गया है। सोसाइटीज़ आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स बेस्ड ऑन फैक्टर, जैसे कि कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन। इस बेस पे सोसाइटी डिवाइडेड है, ये इस कास्ट का है, ये इस क्लास का है, ये लैंग्वेज, ये रिलीजन अलग अलग है। तो इस तरह से सोसाइटी हमारी डिवाइडेड है। प्लूरलिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज, कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन विद इन ए सोसाइटी। प्लूरलिटी दिखाती है डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, क्योंकि एक सोसाइटी में रहने वाले लोग डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो प्लूरलिटी मतलब डाइवर्सिटी है सोसाइटी में। इंडिविजुअल जो बिलोंग करते हैं टू सेवरल ग्रुप्स एंड क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ एफिलिएशन। एक इंसान सिर्फ एक जगह से नहीं जुड़ा होता, कई जगह से जुड़ा होता है, तो एक जाल बन जाता है एफिलिएशन का जुड़ा होगा। प्लूरलिटी इंकरेज करता है टॉलरेंस, मतलब हम जब कई सारे जैसे कई धर्म के लोगों से हम बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इससे हमें टॉलरेंस बढ़ता है। मतलब उन्हें हम ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई गड़बड़ सोचेंगे या करेंगे उनके साथ बुरा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ती है। इससे होता है, बिल्ड होता है कि डेमोक्रेटिक एंड इनक्लूसिव सोसाइटी डेवलप होती है। मतलब हम दूसरे कल्चर के लोगों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज बोलने वालों के साथ रह सकते हैं। तो इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनती है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है, क्योंकि उसमें सभी का वेलकम होता है। इनइक्वालिटीज इज द डिफरेंस इन एक्सेस टू एजुकेशन। इनइक्वालिटी मतलब वैसे एक ही क्लास है या एक ही कास्ट है, उन लोगों के बीच में भी इनइक्वालिटी है। मतलब रिसोर्सेज किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। इनइक्वालिटी क्या दिखाता है? डिफरेंस इन एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन किसी को ज़्यादा मिली है, किसी को इतने रिसोर्सेज नहीं मिले कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, किसी के पास पैसा है तो वो अच्छे से इलाज करा सकता है, किसी के पास नहीं है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं इनइक्वालिटी, जिससे इनइक्वालिटी हो जाती है सोसाइटी में। सोशल इनइक्वालिटी किस बेस पे है? डिस्क्रिमिनेशन अगर हो कास्ट या जेंडर के बेस पे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वेल्थ या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, अनइक्वल पावर और रिप्रेजेंटेशन है डिसीजन मेकिंग में। मतलब एक कास्ट के लोग ही मान लो MP MLA बन रहे हैं, या एक घर के लोग, एक कुनबा या खानदान के लोग ही MP और MLA बन रहे हैं, दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। मतलब तो उन्हीं के पास ज़्यादा पावर पहुंच जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास होगी। एजुकेशन इनइक्वालिटी है, अनइवल एंड इवन एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मतलब कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि दूसरे शहर में जाकर पढ़ सके। तो ये इनइक्वालिटी है। देखो कंट्री, हमारी जो कंट्री है इंडिया है, इसकी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें डाइवर्सिटी भी है और इनइक्वालिटी भी है। मतलब हम कहीं ना कहीं एक भी हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंट भी हैं। मतलब एक ही लेवल पे हम डिफरेंट भी हैं और बहुत सारे लेवल पे हम एक भी हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं सोसाइटी के? सोशल एस्पेक्ट क्या सोसाइटी का? सोशल एस्पेक्ट ये है कि सोसाइटी एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, सिंपल सी बात है। इसमें इंट्रक्शन करते हैं हम लोगों के बीच। इट इन्वॉल्व इंट्रक्शन अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसमें सोशल रोल्स निभाते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वैल्यूज़ एंड स्टेटस, ये सब सोसाइटी में होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली है, मैरिज है, एजुकेशन, रिलीजन्स, ये हमें हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। मतलब सोसाइटी का इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी के? कल्चर हमारी सोशल लाइफ को एक मीनिंग देते हैं। कल्चर इंश्योर करता है कि हमारी एक आइडेंटिटी बनी रहती है, उससे कंटिन्यूटी रहती है कल्चर में। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है। कल्चर में जैसे कि लैंग्वेज है, तो हमने लैंग्वेज अपने पूर्वजों से सीखी और नेक्स्ट पीढ़ी हमसे सीखेगी, तो ये मतलब पास ऑन होता चला जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। कल्चर में है लैंग्वेज, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये सब कल्चर में है। कल्चर हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को लर्न एक्सेप्टेबल बिहेवियर थ्रू सोशलाइजेशन। कल्चर हमें सिखाता है कि सोसाइटी में रहना कैसे है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है सोसाइटी का। इट इंक्लूड जैसे कि मार्केट है, लेबर है, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, ये सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट है सोसाइटी के।
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हाउ रिसोर्सेज एंड वेल्थ आर शेयर्ड, मतलब हम रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना है, कितना किसके पास जाएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैन इम्पैक्ट सोशल हार्मनी एंड स्ट्रक्चर। देखो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने इंडस्ट्री लगाई है, अगर वो वर्कर्स को इतनी सैलरी ना दे जिससे उनका काम अच्छे से चल सके, तो डेफिनेटली वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट सारा वही ले जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी तो सोशल हार्मनी के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी का? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, जिससे सोसाइटी में एक रूल्स रेगुलेशन बने रहते हैं। सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड बाय लॉज, रूल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं, तो हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। तो इस तरह से एक सोसाइटी अच्छे से रह सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को कोई सज़ा ही ना मिले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, तो लोग डेफिनेटली सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट सोसाइटी का काफ़ी अच्छा है। पॉलिटिक्स इन सोसाइटी अफेक्ट करती है हमारी फ्रीडम को, जस्टिस को और पार्टिसिपेशन को। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। कॉमन सेंस जो हम डेली यूज करते हैं अपना, सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। जो हम कॉमन सेंस मतलब जनरल सी बात है, उससे जो ऑब्जर्व करते हैं वो, ये सोशियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, कहीं से एक रिमांड ने गलती नहीं करनी है। कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन आर जनरली बेस्ड ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड नेचुरलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। Naturalistic explanation for behavior rest on the assumption that one can really identify natural reason for behavior। मतलब हमने ऐसा बर्ताव दिखाया, इसकी कोई ना कोई डेफिनेटली एक वजह है। सोशियोलॉजी हैज़ ए बॉडी ऑफ कंसेप्ट, मेथड एंड डाटा, दिस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट बाय कॉमन सेंस। देखो सोशियोलॉजी का एक मेथड है स्टडी करने का, जो सोसाइटी में जो इवेंट घट रहे हैं उन्हें स्टडी करने का एक मेथड फॉलो करती है सोशियोलॉजी में, बट कॉमन सेंस में ऐसा कोई लॉजिक लगता नहीं है। सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की और सोशल बिहेवियर की। कॉमन सेंस जो नॉलेज है वो एवरीडे जो हमारी नॉलेज है, बिलीफ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे हम डिसीजन लेते हैं, तो कॉमन सेंस नॉलेज है। सोशियोलॉजी फॉलो करती है थ्योरीज को, टेस्ट करती है, वेरीफाई करती है। जो कॉमन सेंस है वो चलता है अजम्पशन के ऊपर, और उनका हम कोई लॉजिक नहीं दे सकते, मतलब हमारा फीलिंग है कि ये ऐसा होगा तो ठीक है, वो कॉमन सेंस है हमारी। सोशियोलॉजी में सिस्टमेटिक सब कुछ काम होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, जबकि कॉमन सेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनफॉर्मल है, हम सोचते हैं ऐसा है इसलिए ऐसा है बस। जैसे कि सोशियोलॉजी कहते हैं पॉवर्टी इज कास्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक इरेगुलर वर्क एंड लो वेजेस। देखो सोशियोलॉजी पॉवर्टी को, गरीबी को कहते हैं कि इन्हें पूरे रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, या मौके नहीं मिले हैं, या इन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया है, इसके लिए वजह से गरीब है। कॉमन सेंस कहते हैं कि ये काम ही करना नहीं चाहता इसलिए गरीब है। पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क और अनेबल टू बजट प्रॉपरली, या खर्च इतना करता है कुछ बचता नहीं है। तो सोशियोलॉजी उसी घटना को अलग ढंग से देखती है और कॉमन सेंस उस घटना को अलग ढंग से एक्सप्लेन करती है। सोशियोलॉजी कहती है कि रिसोर्सेज नहीं मिल पाए हैं इसलिए गरीब है, मतलब उन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया है कि काम कर सके और सैलरी ले सकें, तो गरीब है। कॉमन सेंस कहती है इसे काम करना ही नहीं है इसलिए गरीब है।